मैं CS डोटासरा एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़ पे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बीकॉम पार्ट सेकंड कक्षा के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स विषय पर इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है अर्न्ड लीव सैलरी यानी अर्जित अवकाश वेतन। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक कर्मचारी के सेवा काल में कुछ छुट्टियां अर्जित होती हैं और वो उसके खाते में जमा की जाती हैं। उनको अर्न्ड लीव सैलरी यानी अर्जित अवकाश वेतन कहा जाता है। अर्जित अवकाश वेतन दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला सेवा काल में अर्थात सेवानिवृत्ति से पूर्व है, और दूसरा सेवा समाप्ति के पश्चात यानी सेवानिवृत्ति के पश्चात। प्रिय विद्यार्थियों, सेवा काल में यानी सेवानिवृत्ति से पूर्व है जो अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त होता है वह है सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य होता है। परंतु सेवानिवृत्ति के पश्चात जो अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त होता है उसकी स्थिति इस प्रकार से है। सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाला अर्जित अवकाश वेतन पूर्णतया करमुक्त होता है, परंतु गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति पश्चात जो अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त होता है उसमें से निम्न 4 राशि में गणना की जाती है, और चारों में जो राशि सबसे कम होती है वह राशि करमुक्त होती है। 4 में से पहली राशि है सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को अर्जित अवकाश वेतन की वास्तविक प्राप्त राशि। नंबर 2 है 10 माह का औसत वेतन, और नंबर 3 है सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश के संबंध में देय औसत वेतन। शेष अर्जित अवकाश की गणना इस प्रकार से की जाती है कि कर्मचारी के प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश मान्य माना जाता है, और इस आधार पर जो गणना की जाती है उसमें से कर्मचारी द्वारा लिए गए अर्जित अवकाश का वेतन घटा दिया जाएगा और शेष राशि को मान्य अर्जित अवकाश वेतन माना जाता है। और ये तीसरी राशि इस प्रकार से इस अवधि के लिए ज्ञात की जाती है। और नंबर 4 है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि 3 लाख रुपये संपूर्ण जीवन काल में। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रथम और थर्ड राशि की गणना करने के लिए मासिक औसत वेतन की आवश्यकता पड़ती है, और उसकी गणना इस प्रकार से की जाती है कि सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व 10 माह के औसत वेतन में 10 का भाग लगाकर 10 माह के वेतन में 10 का भाग लगाकर मासिक औसत वेतन ज्ञात किया जाता है। या वेतन से तात्पर्य मूल वेतन, विक्रय कमीशन तथा सेवा शर्तों के अंतर्गत महीने भत्ते के योग से है। इस प्रकार से मासिक औसत वेतन ज्ञात किया जाता है, और उसके आधार पर प्रथम नंबर 2 10 माह का वेतन और नंबर 3 शेष अर्जित अवकाश का वेतन ज्ञात किया जाता है। ये विद्यार्थियों, इसमें अगला प्रावधान आता है पेंशन। प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन का भुगतान किया जाता है, क्योंकि सेवानिवृत्ति पश्चात उसका वेतन बंद हो जाता है, तो उसका शेष जीवन का गुजारा कैसे हो इसके लिए नियोक्ता द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। पेंशन 2 प्रकार की होती है, नॉन कम्यूटेड पेंशन यानी प्रति माह प्राप्त होने वाली पेंशन, और कम्यूटेड पेंशन यानी पेंशन की एकमुश्त राशि। तो विद्यार्थियों, नॉन कम्यूटेड पेंशन यानी प्रति माह प्राप्त होने वाली पेंशन सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य मानी जाती है।
नॉन कम्यूटेड पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य मानी जाती है। नंबर 2 है कम्यूटेड पेंशन, यानी पेंशन की एक मुक्त राशि। कई विद्यार्थियों सेवानिवृत्ति पर जो पेंशन स्वीकृत की जाती है उसका एक भाग उसके द्वारा कम्यूट कराया जा सकता है, एक मुश्त लिया जा सकता है। तो एक मुश्त पेंशन जो प्राप्त होती है उसमें से कितनी राशि कर योग्य या कितनी राशि करमुक्त मानी जाती है, ये प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है। पहला है सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्यूटेड पेंशन यानी एक मुश्त पेंशन पूर्णतया करमुक्त मानी जाती है, परंतु गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मुश्त पेंशन का प्रावधान भिन्न प्रकार से दिया गया है। उसकी 2 दशाएं बताई गई हैं कि यदि गैर सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी प्राप्त होती है तो पूर्ण स्वीकृत पेंशन के 1/3 के बराबर राशि करमुक्त मानी जाती है और शेष राशि को कर योग्य माना जाता है। यदि गैर सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त पेंशन के साथ ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उस परिस्थिति में पूर्ण स्वीकृत पेंशन के 1/2 के बराबर राशि करमुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से ये पेंशन का प्रावधान आयकर नियमों में उल्लेखित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आगामी प्रावधान है ग्रेच्युटी। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर उसके सफल सेवा काल के बदले में पुरस्कार स्वरूप जो राशि प्रदान की जाती है नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को, उसको ग्रेच्युटी माना जाता है और ये प्रत्येक सेवा वर्ष की अवधि के लिए आधे माह के वेतन के बराबर प्रदान किया जाता है। ग्रेच्युटी का प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है कि सरकारी तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों की दशा में ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि पूर्णतया करमुक्त मानी जाती है, परंतु यदि कर्मचारी गैर सरकारी हो या किसी निगम का कर्मचारी हो तो इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए इसकी जो स्थिति उस प्रकार से है। सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि इस कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है या नहीं होता है। यदि कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो उस स्थिति में 3 राशियों की गणना की जाती है और तीनों में सबसे कम राशि को करमुक्त माना जाता है। 3 राशियाँ इस प्रकार से, नंबर 1 है ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त राशि और नंबर 2 है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन, 6 माह से अधिक को पूर्ण वर्ष मानते हुए, और अधिकतम राशि है 20 लाख रुपए। यहाँ प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है तो इसका प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है। नियोक्ता जिस माह में सेवानिवृत्त होता है उस माह का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता बट्टा 26 और गुणा 15, इस सूत्र द्वारा 15 दिन का उस वेतन ज्ञात किया जाता है और उसके पश्चात उसको वर्षों की संख्या से गुणा करने पश्चात ये दूसरी राशि गणना की जाती है। इसी प्रकार से यदि कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तो उसके लिए ये 3 राशियों की गणना की जाती है और तीनों सबसे कम राशि को करमुक्त माना जाता है। नंबर 1 है ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त राशि और नंबर 2 है अधिकतम राशि संपूर्ण जीवन काल में 20 लाख रुपए और प्रत्येक संपूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन। यहाँ आधे माह के औसत वेतन की गणना इस प्रकार से की जाती है, कर्मचारी जिस माह में सेवानिवृत्त होता है उससे ठीक पूर्व के 10 माह है। यदि कर्मचारी किसी माह की अंतिम तिथि को रिटायर होता है तो उस माह को शामिल करते हुए पिछले 10 माह का मूल वेतन प्लस विक्रय पर कमीशन और प्लस सेवा शर्तों के अंतर्गत महंगाई भत्ता, इन तीनों का योग करके उसमें 10 का भाग लगाकर
मासिक औसत वेतन ज्ञात किया जाता है और मासिक औसत वेतन में 2 का भाग लगाकर आधे माह का औसत वेतन ज्ञात किया जाता है और इस आधार पर ये 30 राशि की गणना की जाती है। तो वास्तविक प्राप्त राशि अधिकतम राशि 20 लाख रुपये और प्रत्येक संपूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन। इन 3 राशियों को गणना करने के पश्चात 3 में जो सबसे कम राशि होती है उसको प्रमुख माना जाता है और प्राप्त राशि में से कम राशि घटाने के पश्चात शेष बची हुई राशि को वेतन शीर्षक की आय में करीबी माना जाता है। यहाँ ये तो अधिकतम 20 लाख रुपये है वो संपूर्ण जीवन काल में है। यदि कर्मचारी पहले कभी दूसरे नियोक्ता के यहाँ सेवा दे रहा था और वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुका था और वहाँ कुछ राशि क्रममुक्त हुई थी तो उसको यहाँ 20 लाख में से घटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पूर्व नियोक्ता के यहाँ 5 लाख रुपये की राशि क्रममुक्त हो चुकी थी तो वर्तमान नियोक्ता के लिए अधिकतम राशि 20 लाख के स्थान पर 15 लाख ही रखी जाएगी, क्योंकि 20 लाख में से 5 लाख की क्रम के अलावा उसको पूर्व में दिया जा चुका है। इस प्रकार से हमने ये 3 जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, पेंशन, अर्जित अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी, इसकी इस वीडियो में चर्चा की है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सुने और अपने साथियों को सुनने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें, ताकि ये आपके वैवाहिक जीवन व परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद। थैंक यू।